नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी योगी का एक्शन, विपक्ष की बढ़ी टेंशन। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा की सबसे हाईटेक प्रयोगशाला बनने जा रहा है। योगी सरकार ने घुसपैठ के खिलाफ वो डिजिटल जाल बिछाने का ऐलान किया है जो न सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ेगा बल्कि उनकी दोबारा भारत में एंट्री भी हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक डिटेल और अब एक नेशनल नेगेटिव लिस्ट, यानी जो पकड़ा गया है वो पूरे देश में पकड़ा गया है। सूत्रों के अनुसार यह मॉडल देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली होगी जिसमें घुसपैठियों की पहचान से लेकर उनकी दोबारा एंट्री रोकने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और फुल प्रूफ होगी। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर हमारे नागरिकों का हक है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। सरकार साफ कह रही है कि अब सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं बल्कि जो लोग उन्हें फर्जी कागजात बनाकर शरण देते हैं, जो दलाल उन्हें आधार, पैन और वोटर कार्ड दिलाते हैं, जो नेटवर्क उन्हें कानूनी नागरिक जैसा दिखाकर सिस्टम में घुसाते हैं, उन सब पर संगीन धाराएं लगेंगी, कड़ी सजा होगी। लेकिन इसी बीच सियासत का पारा भी चरम पर है। ठीक इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब तक 10 बीएलओस की जान जा चुकी है। सरकार हर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। तो आज बहस सिर्फ अवैध घुसपैठ पर नहीं है, बहस सुरक्षा बनाम सियासत है, बहस है डिजिटल निगरानी बनाम निजता की, और बहस है क्या यूपी का ये हाईटेक एंटी इन्फिल्ट्रेशन मॉडल देश के लिए एक सुरक्षा कवच है या इससे एक नई राजनीतिक जंग की शुरुआत होने वाली है। आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का वो बयान आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मुंह से कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो कुछ सवाल भी हैं जो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश दर्शकों के सामने भी रख रहा है और यही सवाल हम मेहमानों के सामने भी रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है, क्या ये घुसपैठियों को भगाने के लिए काफी है? घुसपैठियों को भगाने के लिए योगी का प्लान तैयार, घुसपैठियों को बिल से निकाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी का एक्शन, विपक्ष की बढ़ी टेंशन। घुसपैठियों पर एक्शन, विपक्ष को चुनाव की टेंशन। वोट बैंक से प्यार, घुसपैठियों से इतना क्यों दुलार? तो मुद्दा घुसपैठियों को लेकर उठाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष यहां पर वोट बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग उठा रही है, ईवीएम को यहां पर हटाने की बात की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे क्या इस विषय से ध्यान भटकाने के लिए हैं या इसके पीछे कोई और मकसद है विपक्ष का? ये तमाम चीजें हम समझेंगे। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर घुसपैठियों को लेकर इतना प्यार और दुलार, इतनी सहानुभूति, इतनी ममता आखिर क्यों दिखाई जा रही है। तो ये एसआईआर जिस तरह से किया जा रहा है, जहां घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि म्यांमार और भी अलग अलग देशों से आए हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें हटाया जा रहा है। रोहिंग्या होते कौन है? सुन्नी मुसलमान। म्यांमार के रखाइन से इनका संबंध होता है और म्यांमार में
ये काफी ज्यादा अल्पसंख्यक होते हैं। ये वहां से किसी भी तरह से इलीगल तरीके से ये देश के अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। इनकी आबादी करीब 10 लाख है और जनगणना में ये शामिल नहीं है। ये फर्जी पेपर्स बनवाते हैं और कई लोग इनकी मदद भी करते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी रोहिंग्या हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरह से वोट बैंक का भी काम करते हैं। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान क्यों जरूरी है? क्योंकि ये देश की सुरक्षा में एक आंतरिक खतरा है। घुसपैठिए भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हासिल करने की कोशिश में हमेशा जुटे रहते हैं। झुग्गी बस्तियों, नगर निकायों में कूड़ा उठाने जैसे काम कराकर ये अपना दस्तावेज बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा घुसपैठियों की वजह से अपराध और सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा हो जाता है। 15 सालों में यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 3 गुना से ज्यादा यहां पर बढ़ गई है और अकेले लखनऊ में अनुमानित 50,000 घुसपैठिए रह रहे हैं। घुसपैठियों की वजह से संसाधनों, रोजगार और आवास पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जिस पर स्थानीय नागरिकों का हक होता है वो ये कहीं ना कहीं छीन कर ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर होता है, क्योंकि ये कई तरह के इलीगल कामों में भी ये संलिप्त रहते हैं। ड्रग तस्करी, चोरी, स्नैचिंग जैसे ये कामों में ये संलिप्तता भी इनकी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो वजह से इनका यहां से जाना बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं किन राज्यों में डिटेंशन सेंटर हैं। दिल्ली में 3 स्थायी और 15 अस्थायी डिटेंशन सेंटर हैं। असम में 1 स्थायी और 6 अस्थायी डिटेंशन सेंटर हैं। कर्नाटक में 1 नेलमंगला के पास बेंगलुरु में। इसके बाद गुजरात में 3 है, अहमदाबाद और बॉर्डर जिलों में। महाराष्ट्र में 1 डिटेंशन सेंटर है। तो ये डिटेंशन सेंटर जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं कि इन्हें जो ये घुसपैठिए हैं इनको यहां पर रखा जाता है। झारखंड में 1 है, रांची या बॉर्डर जिले में। मणिपुर में 1 है जो कि इंफाल में इस वक्त है। तो क्या है योगी का 3D मॉडल, किस तरह से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है वो भी हम आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। एक बार में 15,000 घुसपैठियों को यहां से भेजा जाएगा डिटेंशन सेंटर। घुसपैठिए बढ़े तो नगर निकाय के अतिरिक्त जो डिटेंशन सेंटर है वो बनाए जाएंगे। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक के जरिए भी इनकी पहचान होगी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। ऋचा जी बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। आर एफ वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं। वर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका। और नीरज महेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। नीरज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वर्मा साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी डिटेंशन सेंटर और जो ये डिपोर्ट करने की प्रक्रिया है, बार बार ये कहा जा रहा है कि इनको आप डिटेंशन सेंटर में रख देंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सरकार से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। कानूनी तरीके से उसके बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिए इन तमाम घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की?
कि इतने लंबे समय से ये घुसपैठियों का मामला उठता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक पहले कभी ना तो घुसपैठियों को रोकने का प्रयास किया गया और घुसपैठिए आ गए, और ना ही उनके जो फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं उनको रोकने का कभी प्रयास किया गया या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई। 2019 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जरूर बनाया गया, जिसमें कुछ जातियों को, कुछ धर्म के लोगों को जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से हमारे देश में 31 दिसंबर 2014 के पहले आए थे, उनको लीगलाइज कर दिया गया, लेकिन उसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया। ये एक तरीके से संविधान का जो एक सेकुलरिज्म की बात है उसके खिलाफ था। लेकिन खैर, ये जो कुछ भी होता, लेकिन उस समय तो कम से कम 2019 में हमको जग जाना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि शायद भारतवर्ष में भी घुसपैठिए होंगे, और रोहिंग्या या मुस्लिम जो भी हों, और जो हमारे देश में घुसपैठिए आए हैं, वो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे 50,000 कहा जा रहा है लखनऊ में, ये एक अनुमानित फिगर है, ये कोई कैलकुलेटेड फिगर नहीं है। अभी तो जो प्रक्रिया है वो इस फेज में है कि घुसपैठियों का पता लगाया जाए। जैसे हम प्रयागराज से बोल रहे हैं, अभी प्रयागराज में ये हमें तो जो समाचार पत्रों से या मीडिया से जो भी जानकारी हुई है, उसमें एक भी घुसपैठिए का अभी इलाहाबाद प्रयागराज में कहीं पता नहीं चला है। तो अब लखनऊ में 50,000 कहा जा रहा है, ये किस आधार पे कहा जा रहा है, कौन सा सर्वे हुआ है, ये समझ के परे है। दूसरी बात यह है कि ये अच्छी बात है कि कम से कम अब सरकार जगी है और घुसपैठियों की रोकथाम या उनको डिटेंशन सेंटर में रखने की कवायद शुरू कर रही है। डिटेंशन सेंटर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कि जो इस तरीके के संदिग्ध लोग होते हैं, जो जिनकी की सिटीजनशिप डाउटफुल होती है, भारत की नागरिकता संदेशपद होती है, उन्हें वहां रखा जाता है, उसकी जांच पूरी कर ली जाती है, और फिर वो जिस देश के नागरिक होते हैं उस देश में उनको वापस डिपोर्ट करने की करा जाता है। ठीक है। तो ये डिटेंशन सेंटर में जो लोग रखे जाते हैं उनके थंब इम्प्रेशन भी रखे जाते हैं, उनके आईज के मैपिंग भी करी जाती है, और ये इसलिए जरूरी हो जाती है कि जिससे वो अगर किसी और प्रांत में कहीं ठीक है वर्मा साहब, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए अब तो डिटेंशन सेंटर में डालने का जो निर्देश है वो योगी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा पहचान पत्र की जांच को लेकर जो एक समस्या आती थी, ये कहा जाता था कि ये तो इनके पास भी पहचान पत्र है, ये भी पैन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर ID, राशन कार्ड, तमाम जो ID प्रूफ होते हैं वो इनके पास होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन चीजों के होने के बावजूद भी कैसे ये तय किया जाएगा कि ये घुसपैठिए हैं या इन्हें निकालना है, इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? देखिए अपूर्वा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार 8 साल से आप सत्ता में है, 8 साल से अधिक समय हो गया। ये चीजें हमें पहले अगर तय कर लेनी चाहिए थी कि ये समस्या है हमारे लिए। तो जो घुसपैठियों की संख्या एक अनुमानित हम आज 50,000 बता रहे हैं, तो हो सकता है 8 साल पहले ये 10,000 रही हो, तो 10,000 रही होगी तो जितनी जद्दोजहद हमें अभी करनी पड़ेगी वो नहीं करनी पड़ती, कम जद्दोजहद में हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हाल की एक घटना का मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लखनऊ की जो मेयर है पिछले 15 से 20 दिन से लगातार ये चीख चीख के कह रही हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी जो है वो रोहिंग्या हैं, वो घुसपैठिए हैं। सरकार अभी तक कान में जू नहीं होगी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करे। मेयर जैसे
महत्वपूर्ण पद पर रहते हो, सत्ता उन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, उसके बाद भी नहीं अब तक कोई चिन्हीकरण, ना कोई कार्यक्रम शुरू किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनका वो जिक्र कर रही हैं, जिनमें 5,300 से अधिक सफाई कर्मचारी जो है काम करते हैं, और 3,000 कर्मचारी वो हैं जो घर घर डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा कर कर और वहां जमा करते हैं। तो क्यों नहीं सरकार जागी? इस सब चीजों से फायदा क्या है कि आपने विलंब किया, अब डिटेंशन सेंटर में रखेंगे आप। तो हमें लगता है अगर उनकी पहचान हो जाती है, पहचान का तरीका यही है कि जैसे हमने एसआईआर के माध्यम से भी पहचान की जा सकती है। जो आदमी 2003 में जिस तरह सरकार या इलेक्शन कमीशन लेके आई है कि 2003 में जो आदमी वोटर लिस्ट में नहीं था, अगर था तो वो अपना डाटा दे, 2003 की वोटर लिस्ट से आपका अपडेट भरे और फॉर्म भरे, जिससे पता चल जाएगा हाँ आप भारत के निवासी है। और उसके अलावा जो 13 चीजें मांगी जा रही हैं वो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीजें तमाम फर्जी बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी जागना चाहिए था, जिससे ये समस्या न खड़ी हो। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर विपक्ष आरोप लगाएगा आपके ऊपर कि निश्चित रूप से आप जो है असली जो लोग हैं उनके भी वोट काट रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, ऐसी मंशा नहीं है। उनका उद्देश्य यही है, लेकिन ये घुसपैठिए घुसे कैसे, ये जिम्मेदारी तो ठीक है। देखिए अब महिरे साहब, अब ये जो घुसपैठिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तभी से ये घुसे हैं, या इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजेपी आई है तो फिर चलो भाई उत्तर प्रदेश ही चला जाए, अच्छा ठिकाना है। नहीं, ये उससे पहले से भी तो बढ़ रहे थे, सपा ने भी कुछ नहीं किया सर। अब हम बार बार अगर टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे कि तब कुछ नहीं किया गया, अब क्यों हो रहा है, अब क्यों सरकार जाग रही है, अरे कम से कम जागी तो सर। बात तो मुद्दा तो यहाँ पर ये है कि जागी तो, लेकिन पिछली सरकारों ने क्या किया? अगर उन्होंने ही एक तरह से सफाई का ये अभियान चला दिया होता तो शायद इतना अब भी इतना नहीं होता। निश्चित रूप से मैंने आरोप सरकार पे किसी पे नहीं लगाया, मेरा केवल कहने का ये था कि अगर ये रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान करनी थी तो हम पहले से भी कर सकते। उसके पहले मैंने क्या कहा, जो संख्या आज हम अनुमानित 50,000 बता रहे, वो उससे मैं एग्री कर रही हूँ, 500 ही रही हो। चलिए उससे मैं एग्री कर रही हूँ नीरज जी, नैतिक जिम्मेदारी है। आप लगातार 8 साल से सत्ता में है, ठीक है, मैं उससे एग्री कर रही हूं। आपके इसी सवाल के साथ मैं सीधे ऋचा जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सवाल उनसे, उसके बाद ऋचा जी मैं सीधे आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ कि सरकार अब क्यों जाग रही है। नरेंद्र, लगातार आप ग्राउंड पे भी देख रहे होंगे, अभी जैसा कि नीरज जी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार है कि जो मेयर है लखनऊ की, वो लगातार सड़कों पर एक्टिव है, कई दिनों से वो सड़कों पर एक्टिव है, वो नोटिस तक दे रही हैं, लोगों को कह रही हैं, समझा रही हैं कि घुसपैठियों को यहां से हटाया जाए। क्या रिजल्ट इस वक्त आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ हजारों की संख्या में घुसपैठिए हैं, रोहगनियाँ हैं, और इसकी खबरें लगातार आती रही हैं कि नगर निगम में जो सफाई कर्मी हैं इनकी हजारों की संख्या में ऐसे हैं जो सफाई का काम करते हैं और नगर निगम में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के एक बैठक की थी, और उसके बाद सभी नगर निगमों को, करीब 17 नगर निगम हैं को ये लेटर भेजा गया था शासन की तरफ से कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए, नगर आयुक्त को और वहाँ के मेयर को। तो राजधानी लखनऊ में सुषमा खरकवार लखनऊ में हैं, वो लगातार दौरे कर रही हैं, और जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर वो जा रही हैं, और अधिकारी भी इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, और उनका जो है जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सारे चेक किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि एक तरफ एसआईआर चल रहा है और दूसरी तरफ जो विदेशी हैं, जो गैरकानूनी तरीके से आके शहरों में और जगह जगह पर बसे हुए हैं, इनको चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक डिटेंशन सेंटर भी बनाने की बात चल रही है, और इनका बायोमेट्रिक डाटा तैयार करने की बात की जा रही है कि आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट और तमाम ऐसे जो बायोमेट्रिक हो सकते हैं, इनका बना के एक डाटा भी किया जाए, और जिससे ये उत्तर प्रदेश से भागकर अगर किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं या इनको वापस भेज दिया जाता है उनके मुल्क, वहाँ से लौटकर अगर फिर किसी राज्य में आते हैं तो ये पकड़े जा सके। ये प्राथमिक तौर पर अभी तैयारियां चल रही हैं,
देखने वाली बात होती है कि सरकार और प्रशासन इस पे कितना काम करता है और किस तरीके से इनको चिन्हित किया जाएगा, फिर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये सारी कवायद उत्तर प्रदेश में फिलहाल शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, एक्शन लेते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं। और लखनऊ की भी अगर हम बात करें तो जो वहां की मेयर है सुषमा खरकवार, वो भी लगातार सड़कों पर उतर रही हैं। ऋचा जी, अब क्यों सरकार जाग रही है? ये सवाल बार बार आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है कि इतने सालों से जब आपकी सरकार थी तो फिर घुसपैठियों को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? टाइमिंग पर बार बार सवाल उठ रहा है। देखिए अपूर्वा जी, दो तीन बातें हैं इसमें कि घुसपैठियों पर देश में कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, विशेष रूप से असम में, पश्चिम बंगाल में, लगातार दिल्ली में घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सामाजिक तनाव बढ़ा, विशेष रूप से जो है कुछ षड्यंत्र की शिकायतें सामने आई और इसको ये भी देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के होने की बात भी बार बार सामने आ रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए देश की सुरक्षा एवं सामाजिक समरसता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश आज नीतिगत रूप से घुसपैठियों पर कार्रवाई का मॉडल तैयार करने वाला पहला राज्य बन रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार दिशा निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करके इनका डेटाबेस तैयार किया जाए, इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। डिटेंशन सेंटर की 15,000 की लगभग क्षमता वाले डिटेंशन सेंटर जगह जगह बनाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से अपूर्वा जी, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, जिनमें उनका रेटिना का जो है मार्क लिया जाएगा और तमाम तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन दस्तावेजों को पूरे देश में साझा किया जाएगा ताकि ये घुसपैठी या रोहिंग्या दोबारा किसी और तरीके से अपने फर्जी दस्तावेज ना बना सके। तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार सरकार तैयारी कर रही है। और रही अगर विपक्ष की बात, तो विपक्ष को मैं एक बात कहना चाहती हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो भी घुसपैठिए आए, जिनकी मेहमान नवाजी की जाती थी, इनके ऊपर कभी चर्चा नहीं की जाती थी। आज उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के ऊपर चर्चा की भी बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और उनको डिटेक्ट भी किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भी रखा जाएगा और उनको उनके मूल वतन डिपोर्ट भी किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि घुसपैठिए कौन है। अभी 3 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि घुसपैठिए वो लोग हैं जो हमारे देश में बिना किसी वैध दस्तावेज के बाड़ों को पार करके या सुरंग खोद कर आए हैं। तो मैं विपक्ष से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि ये जो बाड़ों को जो है फार्म कर आए हैं, जो सुरंग खोद कर आए हैं या जो फर्जी तरीके से देश में आए हैं, तो उनको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनकी हिमायत करने पर क्यों लगी हुई है? क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इन घुसपैठियों के लिए देश में रेड कारपेट बिछा दी जाए। पहले ये आएंगे देश में, फिर आपके देश में आके ये जो है संसाधन मांगेंगे, फिर बच्चों के लिए एडमिशन मांगेंगे, फिर अपने अधिकार मांगेंगे, जिससे देश के लोगों के अधिकार सीमित होते हैं। और इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक पाती अपनी जारी की है, जिसमें प्रदेश भर के लोगों से इस बात की अपील की है कि घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना, घुसपैठियों को किसी तरीके का प्रश्रय ना मिले, ये हमारे देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि अगर हम अगल बगल इस तरीके के लोगों को देखते हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि जिस तरीके से अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना हुई और व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स के बीच के निकल कर आए, इस तरीके की घटना फिर से सामने ना आए। नरेंद्र, मैं आपका एक बार फिर से रुक करती हूँ। अभी बार बार जिस तरह से विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है,
तो यहाँ पर तो अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो सपा के दौरान भी कुछ खास कार्रवाई घुसपैठियों के लिए या उनके खिलाफ नहीं की गई है, बल्कि एक मोमेंट तो ऐसा था जब घुसपैठियों को उनका वोटर आईडी बनवाने के लिए तो सपा के कितने नेता सड़कों पर उतर आए थे। देखिए, अगर बात की जाए घुसपैठियों की तो योगी सरकार ने अभी ये काम शुरू किया है, क्योंकि एसआईआर के दौरान जिस तरीके से ये मामला घुसपैठियों का सामने आया तो कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने पहले इस पे काम करने का प्रयास किया। पूरे देश से खबरें आ रही थी कि घुसपैठिए हैं, अलग अलग प्रदेशों से बातें आई। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ, चुनाव की बात आई तो वहाँ से घुसपैठियों की बातें निकली, और इधर जब एसआईआर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में शुरू हुआ तो बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के लिए बना। जैसे ही सारी बातें मीडिया में आई और चर्चा में आई और तमाम जो आंकड़े आए खुफिया जानकारी से, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी विदेशी हैं, रोहंग्या हैं, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके देश में घुसे हैं और उसके बाद कई राज्यों को पास करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। तो योगी सरकार ने तो फिलहाल इस पे कार्रवाई करने के लिए बैठक किया और अधिकारियों को निर्देशित किया, डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की बात शुरू की गई। तो कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने इस पे काम शुरू किया है। हालांकि ये पूरा मुद्दा केंद्र सरकार का है कि अगर कोई विदेशी आता है तो बॉर्डर जो होता है केंद्र सरकार के अंडर में आता है, उनको जब तक विदेशों में भेजने की तैयारी नहीं की जाएगी तब तक प्रदेश सरकार इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार भी चाहती है कि जो विदेशी हैं, रोहंग्या हैं, विशेषकर बांग्लादेशी हैं, इनकी संख्या देश में ज्यादा है तो इनको निकाला जाए, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट बनेंगे और उसके बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत ठीक है नरेंद्र, बिल्कुल, चूंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर अगर हम टाइमिंग पे हम बात ही ना करें, टाइमिंग पर हम इस चीज को लेकर क्यों इतना चर्चा करें, क्योंकि जरूरी है यहां से घुसपैठियों को हटाना। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद साफ तौर पर इस विषय को लेकर अपनी टिप्पणी भी की है कि हम इनका रेड कारपेट बिछा के स्वागत नहीं कर सकते हैं। ये इलीगल तरीके से आते हैं, लेकिन हम इनको ठीक है लीगल तरीके से भेजेंगे, लेकिन इनको भेजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वर्मा साहब, मैं आपसे समझूंगी सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक तौर पर हो जाती है इन घुसपैठियों की पहचान करना, और फिर जिस तरह से ये जो पूरी डॉक्यूमेंट सर ये तैयार करके बैठे रहते हैं, ये कैसे अवेलेबल हो पाता है इनके लिए, ये कितना आसान हो जाता है इनके लिए? देखिए, बिना किसी पक्ष या विपक्ष का ध्यान रखते हुए अगर ईमानदारी से कहा जाए तो 8 साल से ही वर्तमान सरकार है, और अगर ये पहले से भी आए थे तो पहले विपक्ष में थी वर्तमान सरकार। कभी तो वर्तमान सरकार ने कहा कि रोहिंग्या हैं, मुस्लिम हैं, बांग्लादेशी हैं, फलाने हैं, ढिमाके, कभी उन्होंने भी नहीं आवाज उठाई और हमने भी कभी आवाज नहीं सुनी। ये एकाएक एसआईआर जब शुरू हुआ बिहार में तो ये घुसपैठियों की बात आने लगी और वहां घुसपैठियों का शोर हुआ। अब ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी तमाम भरे हुए हैं, 50,000 हैं और इतने हजार हैं, और वहां जो ही काम कर रहा है वो सब रोहिंग्या हैं या मुस्लिम हैं। अब ये कब रखे गए कब नहीं रखे गए, इनको वर्तमान सरकार निकाल क्यों नहीं रही है? अगर रोहिंग्या हैं तो निकालना चाहिए, तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए और डिटेंशन सेंटर में बंद करना चाहिए। लेकिन इस बात का निश्चित ही नहीं है कि वो रोहिंग्या हैं या बाहर से आए हैं, ये बात अभी तय ही नहीं है। तो ये कहना एकदम से किसी पार्टी पर, विशेष वर्तमान पार्टी पर भी मैं कोई वो उंगली नहीं उठाऊंगा जो रूलिंग पार्टी है, ना ही पूर्व की पार्टियों पे मैं उंगली उठाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि आपके चैनल पे भी मैंने कभी रोहिंग्या या मुस्लिम या बांग्लादेशी का नाम आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 11 साल पहले नहीं सुना था। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। जी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आसाम में डिटेंशन सेंटर जो पहला बना था वो 2007 में बना था। 2007 में बना था। उस समय जो भी सरकार रही हो, आप लोग खुद ही जानते हैं कि कौन सी सरकार रही। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एसआईआर के समय क्यों एकाएक
ये मामला उठ खड़ा हुआ। और एसआईआर के समय क्यों उठ खड़ा हुआ, ये बात कहीं छिपी नहीं है कि एक राजनीतिक दल को एक पर्टिकुलर धर्म से कभी वोट नहीं मिलता है, वो ये जानते हैं। तो इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है कि ये बात सही है या झूठ है। आप कितना भी कह लीजिए, कितना आर्गुमेंट कर लीजिए, आप किसी के मन से ये बात निकाल नहीं सकते। इवन जो रूलिंग पार्टी है उसके मन में भी ये बात है, ये डर है। तो एसआईआर के समय ये घुसपैठिए और रोहिंग्या और डिटेंशन सेंटर और रोज रोज ऐसी बातें समाचार पत्रों के माध्यम से बड़े बड़े बहुत ही महान लोगों की सुनने को मिलती हैं कि लगता है कि ये सांप्रदायिकता ही ठीक है वर्मा साहब, मैं आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन देखिए सर, अभी देखिए आपने कहा कि इसके पहले भी हमने कभी आवाज नहीं सुनी है, लेकिन देखिए 2023 में यूपी एटीएस ने सर बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जहां 74 रोहिंग्या को राज्यव्यापी कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था। 2023 में भी सर अंतरराज्यीय मॉड्यूल के सुराग मिले थे, जहां पर ये ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट है सर, ये ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई है कि 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार करके उनके देशव्यापी नेटवर्क का पता लगाया गया था। यानी हम ये नहीं कह सकते सर कि ये कार्रवाई पहली बार हो रही है या फिर इतने वर्षों के बाद हो रही है। कि 2023 में क्यों नहीं डिटेंशन सेंटर, क्यों नहीं उनको डिपोर्ट किया गया, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया, और क्यों आज भी जवाब ले लेते हैं ऋचा जी से। और मुस्लिम ठीक है, जवाब ले लेते हैं ऋचा जी से। नगर निगम में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, क्यों कार्य कर रहे हैं? ऋचा जी, बार बार देखिए सवाल टाइमिंग को ही लेकर उठ रहा है, और आज सदन में अखिलेश यादव ने एक और मुद्दा उठा दिया वोटिंग को लेकर कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसमें क्या पारदर्शिता आ जाएगी, उसमें क्या ऐसा चेंज आ जाएगा जो ईवीएम में नहीं हो पा रहा है? ईवीएम हैक हो जा रहा है, फिर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बैलेट पेपर तो पूरा का पूरा ही ध्वस्त कर दिया जाता है। ये समस्याएं भी हैं, ये सिचुएशन भी आपने देखी होगी कि पूरा का पूरा बैलेट पेपर हैक कर लिया जाता है, वो बैलेट बॉक्स हैक कर लिया जाता है। ठीक है वर्मा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋचा जी से सवाल है सर मेरा। ऋचा जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, समाजवादी पार्टी बुलेट और बैलेट में यकीन करती है। ये वही लोग हैं जो बैलेट की जो है मतदान पेटियों को बुलेट के दम पर लूट लिया करते थे और उसी दम पे जो है लोकतंत्र में ये हावी रहा करते थे। आज जब पूरे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहे हैं और लंबे समय से चुनाव हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई तभी से केवल ईवीएम से चुनाव होने लगे, और ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों को जितने भी सवाल थे ये बार बार जो है माननीय न्यायालय की शरण में जा चुकी है, और माननीय न्यायालय ने इनको बार बार फटकार लगाई है ईवीएम के सवाल पर। तो ईवीएम पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई एक मौजूद बात है। ये सवाल अलग है कि विपक्ष अपनी हार को पचा नहीं पाता है तो कभी उसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ता है। अब रही घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बात, तो मैंने जैसा कि अपने पहले स्टेटमेंट में भी कहा था, रोहिंग्याओं के ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। 2023 में भी एटीएस ने ऑपरेशन किया था, इससे पहले भी एटीएस ने ऑपरेशन किया था, लेकिन 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार या अन्य सरकारों के द्वारा घुसपैठियों या रोहिंग्याओं पे कोई चर्चा भी नहीं की जाती थी, इनको कोई चुनौती नहीं माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं के और घुसपैठियों के द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की और देश की सुरक्षा कहीं खतरे में ना पड़ जाए, हमारी सामाजिक समरसता का सवाल है कि इनके ऊपर एक व्यवस्थित ढंग से कार्रवाई की बात की जा रही है। अभी मैं आदरणीय रामचरण जो है सर की बातों को सुन रही थी, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए रोहिंग्याओं पर और घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो आप लोग बार बार उनको कवर फायर देने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिर कभी तो उत्तर प्रदेश में या कभी तो देश में जब भी इनके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं आप माफ कीजिए, ठीक है एक एक करके मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी। वर्मा साहब रुक जाइए सर, वर्मा साहब रुक जाइए, मुझे ये बताइए कि वर्मा साहब रुक जाइए। अब जिनकी जिम्मेदारी है वो जवाब दे रही हैं, रुक जाइए, जिनकी जिम्मेदारी है वो जवाब दे रही हैं। रोहिंग्या या बांग्लादेशी को बचाना नहीं चाहता है। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी ऋचा जी, बचाने के पक्ष में कोई नहीं है।
ऋचा जी, उनको बचाने के इनका पक्ष में बाहर कोई किया नहीं है। जाए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बचाने की बात कहाँ ठीक है, कर ठीक है रहा हूँ। वर्मा साहब, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। ऋचा जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे नीरज जी का रुख गलत करूंगी। बात ना कही जाए, गलत बात ना ठीक है, कही ठीक है, जाए, ठीक है, गलत ठीक है, कोट ना 1 मिनट किया रुक जाइए, जाए। 1 मिनट रुक जाइए। रोहिंग्या और मुसलमानों की बात करने का कोई ठीक मतलब है, नहीं। ठीक है। ऋचा सिंह जी जरूर किसी वर्मा पार्टी साहब की रुक हो जाइए सकती सर, है, अब 1 मैं मिनट रुक किसी जाइए सर, 1 पार्टी मिनट का रुक नहीं जाइए। हूँ। चलिए, ठीक है, मैं ठीक है, किसी पार्टी ठीक है का ऋचा नहीं जी। हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। और मैं आपको देश के नागरिक होने के नाते जवाब दे रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि देश में संविधान लागू है, देश में कानून लागू है, और हम किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनके कागज चेक किए जाएंगे, और उसके जरूर बाद किया इनको जाए। डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, और उसके बाद इनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन जिस जरूर तरीके से किया आप कह जाए, रहे थे जरूर कि किया ठीक है, जाए, ठीक है ऋचा जी। जरूर किया नीरज जी, जाए, जरूर कर किया सकते जाए, हैं। जरूर चलिए, किया ठीक है, जाए। ठीक है, वही ठीक मैं है। कह रहा हूँ कि चलिए, क्यों ठीक है नहीं सर, निकाला आप जा दोनों रहा है। मेहमानों से रिक्वेस्ट है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, प्लीज, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। ऋचा जी, वर्मा साहब, अब प्लीज सर शांत हो जाइए। देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ऋचा जी, 1 मिनट रुक जाइए। नीरज जी से सवाल है। नीरज जी, एक तरफ घुसपैठियों को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से बैलेट चुनाव हो, पेपर यानी वाली बात कोई है फिर उसको नहीं। लूट लिया जाए। वो अलग इशू है। नहीं That सर, is वर्मा साहब, totally 1 मिनट रुक जाइए different सर, issue. सवाल मेरा नीरज जी से है। ठीक है, नीरज जी से मेरा सवाल है। नीरज जी, एक तरफ घुसपैठियों का मुद्दा है जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में, या यूं कहे कि पूरे देश में इस वक्त ट्रेंडिंग पर है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जर्मनी तक का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। तो जर्मनी में तो सर बैलेट बॉक्स तो कभी ऐसे हाईजैक भी नहीं किया गया। नहीं, निश्चित रूप से अपूर्वा जी, विपक्ष अपने अपने तरीके से मांग करता रहा है, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। इससे पहले सबसे पहले ईवीएम का जो विरोध हुआ था वो आदरणीय अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी थी कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। विरोध करना तो लोकतंत्र में, क्योंकि राजनेताओं का अपना काम है, अपने अपने दल के अपने अपने राजनेता राजनीति करते हैं, कभी ईवीएम को लेकर करेंगे, कभी किसी चीज को लेकर करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर सुरक्षा की बात आती है और रोहिंग्या की बात आती है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि अगर जो काम हम 10 साल पहले करते, चाहे जिसकी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे जिसकी सरकार रही, अगर आज 50,000 हैं तो हो सकता है उस समय 500 ही रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय वर्मा जी ने कही कि आपको एसआईआर के समय ही ये चीजें क्यों याद आई, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बड़ी बात, जैसा मैंने पहले आप अपने वक्तव्य में कहा, अपूर्वा जी, मैं दोबारा वही बात कहूंगा कि नगर निगम की मेयर जिस तरह के आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि हमारे यहाँ हैं, फिर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही। दूसरी बड़ी बात कि नगर निगम में अगर वो कर्मचारी लगे हुए हैं तो वो ठेकेदार और एजेंसियों के माध्यम से लगे हैं, तो क्या सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, क्या उनको छोड़ देगी? क्योंकि वो लगाने वाले, नौकरी देने वाले वो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से वोटर लिस्ट और ईवीएम ये चुनाव आयोग का निर्णय है, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता तो विरोध नहीं कर रही ना। अखिलेश यादव अकेले विरोध कर रहे हैं, उनके अकेले विरोध करने से क्या होता है? क्या देश की या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता विरोध कर रही है, जहां उनकी राजनीतिक दल पार्टी राजनीति करती है? क्या हिंदुस्तान की 144 करोड़ जनता विरोध कर रही है? चंद राजनेता अपनी बात कह रहे हैं, अपनी विरोध कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता जब तक विरोध ना करे तब तक इस तरह की कोई बात हो। और ईवीएम का विरोध जो मैंने पहले कहा, सबसे पहले आडवाणी जी ने किया, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, उन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी थी। तो मुझे लगता है कि जो जनता के साथ आज ये चीजें आप कर रहे हैं, आज रोहिंग्या पकड़ रहे हैं, निश्चित रूप से समाज के लिए खतरा है। इससे अगर डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो सरकार को फायदा ये होगा, आम आदमी को फायदा ये होगा कि एक पकड़ में आ जाएंगे, अपराध पे तमाम नियंत्रण लगेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि अगर नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं, मेयर दावा कर रही है, तो क्या उन एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। जी अपूर्वा जी। चलिए ठीक है नीरज जी, देखिए मुद्दा यहाँ पर मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है कि ये कार्रवाई कब हो रही है, ये कार्रवाई अब हो रही है या पहले हो जानी चाहिए थी। हालांकि हो तो बहुत पहले ही जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके पक्ष में आने की जरूरत है कि ये कार्रवाई हो रही है, कम से कम हो रही है। हम इसका अगर एक सकारात्मक पहलू देखते हुए और उससे अगर हम आगे लेकर चलते रहे तो मुझे लगता है कि ये
ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें और सोचें तो ये बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को यहां से निकाला जाए जो यहां रहकर यहां के स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं। ऋचा सिंह जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, मैं टाइमिंग पर नहीं आऊंगी, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव जी ने बैलेट पेपर को लेकर उठा दिया है कि उससे वोटिंग होनी चाहिए। और फिर सवाल बार बार यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो फिर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। बहुत से लोगों को दर्द हो रहा है इस विषय को लेकर। ये वोट बैंक बन गए थे क्या किसी के? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। ठीक है, ऋचा जी से भी मेरा सवाल है। ठीक है, ऋचा जी से मेरा सवाल है। वर्मा साहब, मैं उनके बाद आपका रुख करूंगी। ठीक है, अभी सवाल मेरा ऋचा जी से। फिर भी नगर निगम से निकाला नहीं ठीक जा है, रहा वर्मा साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। देश से निकालना तो दूर की बात रही। वर्मा साहब सर 1 मिनट रुक जाइए। सवाल मेरा ऋचा जी से, फिर मैं सीधे आपका ही रुकूंगी। आप मतलब निष्पक्ष बात करिए जी ना। बिल्कुल सर, निष्पक्ष ही बात हो रही है सर, बिल्कुल निष्पक्ष बात हो रही है। वही सवाल मैंने उनसे पूछा है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो क्यों घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। ठीक है ऋचा जी, जवाब दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम से तो निकाल दे। बिल्कुल सर, जवाब देंगे सर वो। रुक जाइए वर्मा साहब, रुक जाइए, वो जवाब देंगे। जवाब देने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। ठीक है, कम से ठीक है, कम ऋचा जी, सवाल ऋचा का जी। जवाब तो देने दीजिए, नहीं तो आप बोल लीजिए, मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। चलिए ऋचा जी, अपूर्वा जी, ठीक है, जवाब दीजिए। एसआईआर को लेकर जो भी अपूर्वा जी, एसआईआर को लेकर जो भी सवाल है तो एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एसआईआर चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है जो समय से किया जाना चाहिए। इससे पहले एसआईआर 8-7 बार हो चुका और ये 8वीं बार हो रहा है। ये जो है चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि मतदान सूची किस तरीके से उसका शुद्धिकरण किया जाए, वो किस तरीके से शुद्ध होगी, उसमें किस तरीके से बोगस वोट हटाए जाएंगे, इसके लिए चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है जिसको वो कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश को और देश की सुरक्षा से किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए वो रोहिंग्याओं पर, घुसपैठियों पर या किसी भी अपराधी के ऊपर जो अवांछित है उनके ऊपर कार्रवाई करे। इन दोनों को मिलाकर देखना मेरे विचार में अपने आप में ये एक बड़ा ही हास्यास्पद है कि आप एक तरफ देश के और प्रदेश की सुरक्षा के सवालों से जूझ रहे हैं जिनको सॉल्व करना, जिसको समस्या को हल करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार उस दायित्व को बड़ी गंभीरता से ले रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार स्पष्ट किया है कि हम घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए पूरे प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। जो भी झोपड़ी झुग्गी बनाकर जहां लोग रहते हैं वहां उनकी भी जांच की जाती है। बाजी, कोई भी जो अवांछित व्यक्ति है वो रह ना जाए और कोई भी वांछित व्यक्ति उसके जद में ना आ जाए। जिस तरीके से अभी हमारे सीनियर लोग कह रहे हैं कि तुरंत ही उठा के बाहर क्यों नहीं कर दे रहे, भाई चीजों को करने की एक प्रक्रिया है। ये देश कानून से और संविधान से चलता है। अगर अभी अचानक एक बिना जो है जांच के निकाल दिया जाएगा तो फिर यही लोग खड़े हो जाएंगे उनको फिर से कवर फायर देने के लिए और हिंदू और मुसलमान का सवाल करने लगेंगे, उसको सांप्रदायिक रंग देने लगेंगे, जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश नीतिगत रूप से तैयारी कर चुका है। इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनको डिटेक्ट किया जाएगा, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और इनको डिपोर्ट भी किया जाएगा और साथ ही साथ इनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से ये आने वाले भविष्य में फिर से अपने फर्जी दस्तावेज ना बना सके। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि देश की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। सरकार के दायित्व में अगर हम किसी तरीके से अपनी भागीदारी कर सके तो हमको उसको भी सुनिश्चित करना होगा। और एसआईआर को लेकर भी ये जो है सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि कोई भी योग्य मतदाता टूटने ना पाए। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार दिशा निर्देश दिए हैं, शासन प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर 24/7 काम कर योग्य मतदाता छूट ना जाए। लेकिन विपक्षी दलों को कभी वो इस कदर बिहार में इंडी गठबंधन अपनी हार के बाद बौखलाया हुआ है कि वो कभी बैलेट पर बात करने लगता है, कभी बुलेट पर बात करने लगता है, कभी एसआईआर पर बात करता है, तो कभी वहां से उछलकर फिर वो घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को कवर फायर देने चला जाता है। तो विपक्ष की ना नीति साफ है, ना नीयत साफ है, ना नेतृत्व साफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट है कि हम सबका साथ, सबके विकास की राजनीति करते हैं। ठीक है वर्मा साहब,
सर क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा, चूंकि हम चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट के साथ आप इस पूरे विषय को लेकर जवाब दीजिएगा कि अब क्या लग रहा है, जो ये डिपोर्टेशन वाला जो ये सिलसिला शुरू हो गया है, ये बहुत लंबा आगे जाएगा, क्योंकि रोड मैप पर भी सवाल उठ रहा है कि आगे का क्या रोड मैप है। डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे, फिर उसके बाद किस तरह की ये पूरी कार्रवाई होगी, क्या है सर इस पर आपकी राय? चलिए, वर्मा साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नीरज मेहरे जी, यही सवाल सर अब आपसे भी है, क्योंकि बार बार रोड मैप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष एक तरफ तो टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ रोड मैप को लेकर भी सवाल उठा रही है कि अब आगे सरकार क्या करेगी। सर क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिए इस विषय पर। पहले तो ये निश्चित हो जाए कि किन किन कौन कौन लोग आपके घुसपैठिए हैं जी। हमारे ख्याल से अभी ये निश्चित नहीं हो पाया। जो जो घुसपैठिए हों उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया जाए। अगर वो नगर निगम में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहां से काम छुड़ाया जाए, उनको वहां से निकाला जाए, और फिर जिस देश से वो आए हो वहां डिपोर्ट किया जाए, उनके फिंगरप्रिंट लिए जाए, उनके रेटिना की वो ली जाए और उसको पूरे देश में घुमा दिया जाए। की जो प्रोसीडिंग है उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, नीरज मेहरे साहब क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब दीजिएगा। बार बार टाइमिंग पर ही क्यों जाना, जब हम ये देख सकते हैं, हम इसका एक सकारात्मक पहलू भी तो देख सकते हैं ना कि कार्रवाई हो रही है इतने सालों के बाद, लेकिन कार्रवाई हो रही है और बीजेपी की सरकार के दौरान हो रही है। नहीं, कार्रवाई हो रही है। ठीक है वर्मा साहब, सवाल मेरा नीरज जी से है, सवाल मेरा नीरज जी से। आज भी ठीक है नीरज जी, कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, खाली शोर हो रहा है। ठीक है वर्मा साहब, ठीक है नीरज जी क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब। अपूर्वा जी, निश्चित रूप से अपूर्वा जी, सरकार अगर ये कार्रवाई कर रही है तो बधाई की बात है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आप बार बार टाइमिंग को लेकर कहते हैं, हमारा केवल कहना यह है अगर वो यहाँ पिछले 10 साल से हैं या 8 साल से पहले अगर आप कार्रवाई किए होते तो जो उन्होंने हमारे संसाधनों का उपयोग किया वो हमारे प्रदेश की जनता उपयोग कर रही होती। सर इस हिसाब से तो फिर बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। यूपीए की सरकार जब थी सर तब भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन तब भी नहीं हुई। उससे निश्चित रूप से इस हिसाब से सर अगर हम देखें तब तो फिर मुझे लग रहा है बहुत साल पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये एकदम से इतने रोहिंग्या तो एक साथ तो नहीं आ गए होंगे। ऋचा सिंह जी क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा मैडम इस पूरे विषय को लेकर। कार्रवाई अब हो रही है, कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर जाएंगे तो फिर और सर फंस जाएंगे। ठीक है ऋचा सिंह जी क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिए। नहीं अपूर्वा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई होगी घुसपैठियों के ऊपर, कार्रवाई होगी रोहिंग्याओं के ऊपर। इसके ऊपर हमारा उच्चतम न्यायालय भी गंभीर है और पूरी नीतिगत रूप से एक मॉडल तैयार किया है उत्तर प्रदेश ने। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि घुसपैठियों पर भी कार्रवाई करने का जो नीतिगत मॉडल है ये पूरे देश के लिए एक मॉडल साबित होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। वरना हमने बड़े समय से देखा है कि पश्चिम बंगाल में वहां पे रोहिंग्या और घुसपैठियों ने आम जनता के ऊपर किस तरीके से हावी हो गए हैं, वहां सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। उस तरीके का कोई भी स्थिति उत्तर प्रदेश में ना बने, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, शासन व्यवस्था सभी मुस्तैद है। और नरेंद्र यादव किस तरह से अब आपको लग रहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई इस वक्त चल रही है घुसपैठियों को निकालने को लेकर, लखनऊ में 50,000 की संख्या बताई जा रही है, कितना लंबा ये पूरा प्रोसीजर हो सकता है? आने वाले चुनाव से पहले क्या ये तमाम चीजें निपट जाएंगी, घुसपैठिए बाहर निकाल दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश से? क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। पूर्वा पहली बार सरकार ऐसा काम कर रही है, इसके लिए पूरी पॉलिसी तैयार हो रही है, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और साथ ही किस तरीके से इनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी। क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है, प्रशासनिक अधिकारी इस पे लग गए हैं, इसमें एक लंबा समय लग सकता है। SIR के चल रहा है, अभी भी ये प्रक्रिया चलेगी, SIR तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस पर सरकार काम शुरू कर चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाएं तैयार कर रही है, लगातार जारी रहेंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चाहते हैं कि इनको बाहर किया जाए। बिल्कुल नरेंद्र, और ये कार्रवाई हो रही है। देखिए ये पूरी चर्चा का निचोड़ यहाँ पर अगर हम इस तरह से समझे तो एक सकारात्मक कार्रवाई है जो होनी चाहिए और बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर सिर्फ कार्रवाई हो जाना, घुसपैठियों को बाहर निकाल देना ही एकमात्र यहां पर काफी नहीं है। ये पूरी कार्रवाई, ये पूरी प्रक्रिया तब सफल होगी जब एक भी घुसपैठिया ये कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद
वापस से उत्तर प्रदेश में या देश की सीमा में घुसने की हिमाकत भी ना करे, तब जाकर उस दिन जाकर ये पूरी कार्रवाई सफल हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ऋचा सिंह जी, RS वर्मा साहब, नीरज महरे जी और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।